हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम हिंदू लॉ के अंदर दिए गए गार्जियनशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जिसके लिए बिल्कुल एक अलग एक्ट बनाया गया है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये जो एक्ट है बहुत ही छोटा सा एक्ट है, केवल इसमें 13 सेक्शंस हैं और इन 13 सेक्शंस को आज हम इस पूरी वीडियो में अच्छे से समझेंगे और पूरा का पूरा इनको डिस्कस करेंगे और अच्छे से इनको ख़त्म कर देंगे। तो सेक्शन 13 जो दिए गए हैं वो पूरा का पूरा आपको माइनॉरिटी और गार्जियनशिप से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हमें बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, साथ ही केस लॉज भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्ट में गार्जियनशिप से रिलेटेड जो भी दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हिंदू लॉ के नोट्स तैयार हो चुके हैं जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आपको हिंदू लॉ के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में हिंदू लॉ के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स PDF फॉर्म में है जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में है जिसमें आपको हिंदू लॉ के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। हिंदू विधि में गार्जियनशिप यानी कि संरक्षकता फैमिली लॉ का एक बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको मुस्लिम लॉ में भी मिलेगा और हिंदू लॉ में भी है। तो आज की वीडियो में चलिए इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझिए कि जो माइनर है वो किसे कहते हैं, क्योंकि गार्जियनशिप का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो माइनॉरिटी से ही डील करता है। तो ये समझिए कि माइनर कौन है। तो अगर हम हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट की बात करें तो ये जो एक्ट है इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है वो माइनर है, यानी कि वो अवयस्क है। और ऐसे व्यक्ति की प्रॉपर्टी और उसके शरीर की संरक्षकता यानी उसकी देखभाल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ही एक्ट में कई तरह के गार्डियंस की जो है वो प्रोविज़न किया गया है, मतलब संरक्षकों का प्रावधान किया गया है। अब संरक्षक होता कौन है, तो ये भी हमें इस एक्ट के सेक्शन 4 के क्लॉज B में हमें मिलता है। यहाँ पर इस एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो यही कहता है कि संरक्षक का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो नाबालिग के शरीर या संपत्ति दोनों की देखभाल करता है, मतलब उसकी बॉडी को भी और उसकी प्रॉपर्टी को भी, दोनों की देखभाल करने वाला व्यक्ति ही संरक्षक कहलाता है। यहाँ पर जब हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें कई तरह के संरक्षक हमें दिखाई देते हैं, कई तरह के संरक्षक इसमें दिए गए हैं। अब कितनी तरह के संरक्षक इसमें दिए गए हैं तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है आपका नेचुरल गार्जियन यानी कि प्राकृतिक संरक्षक। सेकंड है आपका वसीयती संरक्षक जिसको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन भी कहते हैं। थर्ड है न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक यानी जिन्हें कोर्ट अपॉइंट करता है। और फोर्थ है आपका वस्तुतः संरक्षक यानी कि डिफैक्टो गार्डियन। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 तरह के संरक्षक हम देखेंगे और इनके पास क्या क्या पावर है, किस किस सेक्शन में इनके बारे में प्रोविज़न किया गया है, ये भी आज की वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल गार्जियन की, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संरक्षक हैं। अगर हम प्राकृतिक संरक्षक की बात करें तो इसके बारे में बताया गया है इस एक्ट के सेक्शन 6 में। ये सेक्शन बोलता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, यही आपके नेचुरल जो हैं वो प्राकृतिक संरक्षक हो सकते हैं। सबसे पहले लड़का या अविवाहित लड़की, मतलब कोई भी लड़का है या अविवाहित लड़की है तो उसकी दशा में पहले उसका जो प्राकृतिक संरक्षक होगा वो पिता, उसके बाद माता। सेकंड है अगर कोई इललेजिटिमेट लड़का है या इललेजिटिमेट अविवाहित लड़की है, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है और वो इललेजिटिमेट है, तो उसकी जो पहली संरक्षक होगी वो पहले माता होगी, मतलब उसकी मदर होगी, फिर उसके बाद फादर होंगे। अगर कोई मैरिड लड़की है तो फिर उसका जो नेचुरल गार्डियन है वो बदल जाएगा, मतलब जो प्राकृतिक संरक्षक होगा वो माता पिता ना होकर बल्कि उसका हस्बैंड होगा, उसका पति होगा। और लास्ट आता है आपका दत्तक पुत्र, यानी कि अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है, अगर कोई अडॉप्टेड लड़का है जिसको अडॉप्ट किया गया है, तो ये कह रहा है कि उसका जो है वो पहले दत्तक पिता उसका नेचुरल गार्जियन होगा, मतलब उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा, और फिर उसके बाद आता है उसकी मृत्यु के बाद होगी उसकी अडॉप्टेड मदर, मतलब जिस मदर ने उसको अडॉप्ट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस एक्ट के सेक्शन 7 में ये कहा गया है कि जो अवयस्क है, मतलब जो बच्चा जिसको अडॉप्ट किया गया है और वो माइनर है, तो उसका जो नेचुरल गार्जियन होगा ना, जो मतलब उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा, वो ही पहले दत्तक पिता होगा और फिर पिता की जब डेथ हो जाए तो उसके बाद होगी
दत्तक माता। तो ये किस एक्ट के, इस एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 7 में। तो अब तक हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए? सेक्शन 6 भी हमने पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, और यहाँ से हमने पढ़ लिया है सेक्शन 7। तो ये जो बात लिखी गई है अडॉप्टेड लड़के के बारे में, ये सेक्शन 7 में बताई गई है। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 6 ही बताता है हमें संरक्षक की अयोग्यताओं के बारे में। मतलब ये जो नीचे कंडीशन दी गई है, इसमें एक व्यक्ति प्राकृतिक संरक्षक नहीं रहेगा। सबसे पहले अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, मतलब अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेता है, वो हिंदू ना रहा हो। सेकंड, वो संसार का परित्याग करके सन्यासी बन जाता है, मतलब संसार को त्याग देता है, छोड़ देता है। तीसरा, अगर वो एक सौतेला पिता है या सौतेली माता है, मतलब कोई भी स्टेप फादर या स्टेप मदर बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है, अगर वो एक नाबालिग है, तो एक नाबालिग भी बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकता है। तो एक जो नाबालिग है वो किसी नाबालिग का, मतलब किसी माइनर का प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकता है। अच्छा, अब इसी से मिलती जुलती बात कहाँ पे दी गई है? तो ये बात दी गई है सेक्शन 10 में। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 10 ये बोलता है कि अगर कोई नाबालिग है तो वो किसी नाबालिग की प्रॉपर्टी का जो है वो मतलब संरक्षक जो है वो नहीं हो सकता है। मतलब प्रॉपर्टी के संरक्षक के तौर पर किसी नाबालिग को नाबालिग की प्रॉपर्टी का संरक्षक नहीं बनाया जा सकता। वो भले ही उसके शरीर का संरक्षक हो, लेकिन प्रॉपर्टी का संरक्षक उसको नहीं बनाया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ से। अब बात कर लेते हैं नेचुरल जो गार्जियन है, मतलब जो प्राकृतिक संरक्षक है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में अगर मैं बताऊं तो सेक्शन 8 इस बारे में बात करता है। अब हमने कितने सेक्शन पढ़ लिए? हमने सेक्शन 4 पढ़ा, 6, 7, 8 हम अब पढ़ रहे हैं, और सेक्शन 10 भी हम पढ़ चुके हैं, जो भी मैंने नाबालिग वाली बात आपको बताई है। तो इस तरीके से हम एक एक करके सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियाँ हैं वो सेक्शन 8 में दी गई हैं। सेक्शन 8 ये बोलता है कि जो प्राकृतिक संरक्षक है वो नाबालिग के फायदे के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए ज़रूरी और उचित सारे जो युक्त कार्य हैं वो सब कार्य कर सकता है। मतलब केवल वही कार्य करेगा जो ज़रूरी हो, उचित हो और युक्त हो। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। और कोर्ट की परमिशन के बिना, जब तक उसे कोर्ट की परमिशन ना मिले, वो ना तो उस नाबालिग की, मतलब ना तो उस माइनर की प्रॉपर्टी को ना तो मॉर्गेज कर सकता है, मतलब ना तो बंधक पर दे सकता है, ना भार पर दे सकता है, ना उसको सेल कर सकता है, बेच भी नहीं सकता, उसको एज ए गिफ्ट भी किसी को नहीं दे सकता, और ना ही उसको किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी बाउंडेशन लगाई गई हैं नेचुरल गार्जियन के ऊपर भी, लेकिन वो ये सारे काम केवल कोर्ट की परमिशन से ही करेगा। कोर्ट की परमिशन मिलेगी तभी वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेकंड, उस पर क्या बाउंडेशन लगाई गई है? अगर वो लीज पर देता है उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब अगर पट्टे पे वो देना चाहता है उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो जो है केवल कितने टाइम के लिए पट्टे पे दे सकता है? केवल 5 साल के लिए उसको पट्टे पर दे सकता है। या अगर नाबालिग बालिग हो गया है तो उसके बालिग होने की तारीख से 1 साल के ही लिए ही बस वो पट्टे पर दे सकता है। तो यहाँ पे इससे आप क्या समझे? देखो, अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अगर जो नाबालिग है उसकी एज 16 साल है ना, 16 साल है। 2 साल बाद वो 18 साल का हो जाएगा, ठीक? मतलब 2 साल के बाद वो 18 का हो जाएगा, अभी वो 16 का है। तो इस केस में जो नाबालिग की जो प्रॉपर्टी को वो पट्टे पे दे रहा है, कौन? प्राकृतिक संरक्षक, वो 18 + 1 यानी कि कितने साल का हुआ? 16 से लेके वो 19 साल को ही केवल 3 साल के लिए ही वो पट्टे पर दे सकता है, ठीक? अब देखो, 18 साल के बाद 1 साल तक के लिए पट्टे पे देगा, तो 16 से लेके, अब वो 16 का है, फिर वो 18 का हो गया 2 साल बाद, तो 16 में दो जोड़े 18, और 1 साल के लिए 18, यानी बालिग वो कब हुआ? 18 में हुआ, तो उसके बाद 1 साल, तो कुल मिला के कितना हुआ? 3 साल। केवल 3 साल के लिए ही वो पट्टे पर दे सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं। और अगर कोई इन मतलब पॉइंट्स के उल्लंघन में अगर किसी की प्रॉपर्टी को, किसी नाबालिग की प्रॉपर्टी को कोई प्राकृतिक संरक्षक या तो सेल करेगा, मतलब कोर्ट की परमिशन के बिना, या बंधक पर देगा, या विक्रय करेगा, या दान करेगा, या विनिमय करेगा, अगर कुछ भी ऐसा वो करता है कोर्ट की परमिशन के बिना, तो ऐसा ट्रांसफ़र जो है वो वॉइडेबल होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक?
तो यहाँ पे यही पॉइंट बताए गए हैं और यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर एक केस लॉ बताया गया है जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब एग्जाम में आने के ना इसके चांसेस भी होते हैं। बहुत ही फेमस केस है इस सेक्शन से रिलेटेड, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999। इस मामले में सेक्शन 6 को चुनौती दी गई थी। अब सेक्शन 6 क्या बताता है, अभी तो हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संरक्षक कौन कौन होगा किसी नाबालिग का, तो सेक्शन 6 को इसमें चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये जो सेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 14 का वायलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि सेक्शन 6 में जो पिता के बाद माता लिखा हुआ है ना, पिता के बाद जो माता लिखा हुआ है वो उसका मतलब पिता की मृत्यु के बाद माता से नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब फादर की डेथ होगी तभी माँ को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा, बल्कि इसमें इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कारण से फादर नहीं है, फादर उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, तो फिर माँ को, बच्चे की जो माँ होगी या उसकी जो मदर होगी उसको ही उसका प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा, अगर भले ही पिता जीवित भी हो। ठीक, तो यहाँ पर इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था और ये बोला गया था कि भैया ये जो सेक्शन 6 है ये सेक्शन 14 सॉरी आर्टिकल 14 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, उसको एक तरीके से यहाँ पे वॉयलेट किया गया है। तो कोर्ट ने यही बात बोली कि नहीं भैया यहाँ पे वॉयलेशन नहीं है, जो आपका आर्टिकल 14 है यहाँ पे अगर जो ऐसा नहीं है कि जब फादर की डेथ होगी तभी माँ को जो है बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक माना जाएगा, अगर फादर किसी वजह से उपस्थित नहीं है तो भी माँ उसकी बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक हो सकती है। एक हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टामेंट्री, जो हमारे जो संरक्षक है मतलब जो वसीयत से बनाए जाते हैं। तो अगर हम वसीयती संरक्षक की बात करें तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सेक्शन 9, अब सेक्शन 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यही व्यक्ति बच्चे के प्राकृतिक संरक्षक नियुक्त कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नाबालिग है, उसके शरीर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी या दोनों के लिए अगर किसी को संरक्षक नियुक्त करना है तो उसका राइट सिर्फ इन लोगों को है जो आप देख रहे हो। सबसे पहले पिता जो है वो अपनी विल के माध्यम से किसी व्यक्ति को बच्चे का वसीयती संरक्षक नियुक्त कर सकता है। फिर उसके बाद माता कर सकती है, मदर कर सकती है, मदर नहीं है तो विधवा माता कर सकती है, जो विडो मदर होगी वो कर सकती है। अब यहाँ पे मान लो फादर ने ए नाम के व्यक्ति को किसी बच्चे का टेस्टामेंट्री गार्डियन बनाया, मतलब वसीयती संरक्षक बनाया, और बच्चे की मानी है ना, तो ए ने जो भी गार्डियन बनाया है मतलब वो माइनर का गार्डियन हो जाएगा, क्योंकि जो फादर है उसने बच्चे का वसीयती संरक्षक बनाया था। माँ तो थी नहीं उस टाइम पे, या मान लो माँ की डेथ हो गई है, तो जो ए ने बनाया है ना बच्चे का संरक्षक, वसीयती संरक्षक, वो चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो फादर ने ए के लिए कोई संरक्षक बनाया है ना, और माँ भी जिंदा है, माँ भी अभी जीवित है बच्चे की, फिर माँ ने ही क्या होगा, फिर माँ ही बच्चे की संरक्षक होगी। अब वो क्यों चलेगा वसीयत वाला, है ना, अब तो माँ जिंदा है ना, इसीलिए, क्योंकि वो नेचुरल गार्जियन है, माँ जो है वो बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है। अगर मदर ने विल में कोई, मान लो मदर ने विल बनाई और उसमें विल में मदर ने बच्चे का कोई संरक्षक ही नहीं रखा अपनी वसीयत के माध्यम से, तो फिर क्या होगा, फिर जो फादर ने रखा है वो वाला चलेगा बच्चे का। तो यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है और सबसे बेस्ट है, और सेक्शन भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, यही हमें वसीयती संरक्षक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आता है अब इसकी पावर के बारे में, कि इसके पास पावर क्या होंगी। अब इसके पास कुछ पावर भी तो होंगी, जैसे प्राकृतिक संरक्षक के पास पावर होती है, ऐसे इसके पास भी तो कुछ पावर होंगी। तो जो आपका सेक्शन 5 है, इसी का जो सबसेक्शन 5 है, सॉरी सेक्शन 9 का ही सबसेक्शन 5, ये हमें बता रहा है इसकी पावर के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में। कह रहा है कि वसीयती संरक्षक को वो सारे राइट होंगे जो एक प्राकृतिक संरक्षक को होते हैं। मतलब इसको जिस तरीके से जो भी आपका प्राकृतिक संरक्षक सारे काम कर सकता है, बिल्कुल वही सारे काम जो है आपका टेस्टामेंट्री वाला गार्डियन भी कर सकता है। मतलब वसीयती संरक्षक भी वही सारे काम कर सकता है। यहाँ पे भी एक केस लॉ आएगा। केस लॉ है टीवी दुराईस्वामी वर्सेस ई बाला सुब्रमण्यम 1970। क्या कहा गया है इस केस में, इसमें मद्रास हाईकोर्ट था और मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो वसीयती संरक्षक होते हैं वो अपने अधिकारों का प्रयोग केवल उस सीमा तक, केवल उस लिमिटेशन तक और उन प्रतिबंधों के अधीन कर सकता है जो इस अधिनियम में या फिर जो वसीयत में दिया गया है। मतलब अगर मान लो फादर ए, इन्होंने अपनी वसीयत से किसी व्यक्ति को जो है वो संरक्षक बना दिया। अब जिस व्यक्ति को इन्होंने संरक्षक बनाया वो अपनी जो भी शक्तियों का यूज़ करेगा, वो या तो जो ये एक्ट बनाया गया है ना, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट,
या तो इसके अकॉर्डिंग अपनी पावर का यूज़ करेगा, या फिर जो उन्होंने विल में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पावर का उसी लिमिटेशन तक, उसी सीमा तक अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ऐसा बोला गया था इस केस में। नेक्स्ट आता है न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक। अब देखो, ना तो कोई प्राकृतिक संरक्षक है बच्चे का, ना वसीयत में किसी को नियुक्त किया गया है संरक्षक, तो तीसरे नंबर पे बात आती है कोर्ट पर। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस बच्चे के लिए संरक्षक कौन हो सकता है। तो जो आपका सेक्शन 13 है वो सिंपली ये बताता है कि कोर्ट अगर किसी बच्चे के लिए संरक्षक की नियुक्ति करता है तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखेगा, है ना। यहाँ पे सेक्शन 13 आप नोट कर सकते हैं। सेक्शन 13 बेसिकली मोस्टली बच्चे के वेलफेयर पर ध्यान दे रहा है। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा तो बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखा जाएगा। और ऐसे संरक्षक को नियुक्त करते समय जो कोर्ट है वो बच्चे की एज का, कि बच्चा कितनी एज का है, उसके लिंग मतलब वो लड़का है या लड़की है, उसकी इच्छा, और इन सब बातों को ध्यान में रखेगा। कुल मिला के जो कोर्ट है वो बच्चे के वेलफेयर को सबसे सुप्रीमेसी देगा, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही उसको नियुक्त करेगा, और उसके हितों की रक्षा के लिए, उसके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ही कोर्ट बच्चे का संरक्षक नियुक्त करता है। अब जब कोर्ट नियुक्त करता है किसी बच्चे का संरक्षक, तो यहाँ पर उसके पास पावर क्या होंगी। तो कोर्ट की परमिशन से ऐसा जो संरक्षक होगा जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है या अपॉइंट किया है बच्चे के लिए संरक्षक, वो कोर्ट की परमिशन से लगभग वो सारे काम कर सकता है जो एक प्राकृतिक संरक्षक कर सकता है, क्योंकि अब उसे कोर्ट ने अपॉइंट किया है, कोर्ट ने ही उसको पावर दी है। तो यहाँ पर उसके पास ये सारे राइट होंगे जो भी कोर्ट उसे कहेगा, लेकिन जो भी वो करेगा वो कोर्ट की परमिशन से करेगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार। अब मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार का जो केस है ये आपका है इसी से रिलेटेड, मतलब न्यायालय के द्वारा नियुक्त संरक्षक से रिलेटेड। इस मामले में क्या हुआ था कि पति पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ जो थे वो आपस में तलाक ले चुके थे, मतलब उनका डाइवोर्स हो गया था। नाबालिग की जो माता थी उसने, मतलब बच्चे की जो मदर थी, उसने उसकी अच्छी शिक्षा और हितों की रक्षा का वादा किया, मतलब प्रॉमिस किया कि मैं इस बच्चे की रक्षा के लिए इसको अच्छी शिक्षा, एजुकेशन दिलाऊंगी, इन सब का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सारी बातों को देखते हुए उस बच्चे के, जो बच्चा था उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माँ जो थी वो उसको अच्छी एजुकेशन दिला रही थी, अच्छा उसका वेलफेयर के बारे में सोच रही थी, तो इसलिए माँ को ही बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने दे दी, क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखा। और सेक्शन 13 यही बोलता है कि बच्चे के वेलफेयर को सबसे ऊपर रखा जाएगा, तो बच्चे का वेलफेयर देखा जाएगा। तो यही बात इस केस में कोर्ट ने देखी और माँ को बच्चे की कस्टडी दे दी। नेक्स्ट आता है चौथा जो मैंने आपको बताया, डी फैक्टो गार्जियन। अब देखो डी फैक्टो गार्जियन कौन होता है, तो ये बताया गया है सेक्शन 11 में। आप है ना एक एक सेक्शन नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा जो एक्ट है ना इसमें कुल 13 सेक्शन है, मैंने आपको बताया, और हर एक्ट मतलब जो भी सेक्शन मैंने आपको बताया वो सारे आपके कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में, सारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेक्शन 13 है वो वेलफेयर की बात करता है, और हमारे एक्ट में भी कुल 13 ही सेक्शन है, तो सबसे लास्ट में वेलफेयर के बच्चे की बात की गई है सेक्शन 13 में। अब सेक्शन 11 जो है वो बताता है डिफैक्टो गार्डियन के बारे में। डिफैक्टो कौन होता है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नाबालिग के वस्तुतः संरक्षक के रूप में अगर प्रॉपर्टी का व्ययन करता है। सबसे पहले ये समझो कि डिफैक्टो होता क्या है, तो एक ऐसा संरक्षक होता है जो ना तो कोर्ट जिसको अपॉइंट करती है, जो ना नेचुरल गार्जियन होता है, मतलब ना प्राकृतिक संरक्षक है, ना वसीयती संरक्षक है, ना कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है, जो खुद ही बच्चे के की बॉडी और उसकी जो भी मतलब प्रॉपर्टी वगैरह होगी या जो भी दोनों होंगे उन सब की देख रेख के लिए वो मतलब खुद ही नियुक्त हो जाता है कि मैं जो हूँ वो इसका गार्जियन हूँ, तो उसे बोलते हैं डिफैक्टो। और एक्ट में जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बच्चे का डिफैक्टो गार्जियन बनता है वो उसकी प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से ना तो व्ययन कर सकता है, ना उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, मतलब कुछ उसे राइट नहीं है एक तरीके से। अगर वो कोई भी मतलब करेगा भी ना, कोई भी संव्यवहार प्रॉपर्टी के साथ उसको सेल करेगा, गिफ्ट देगा या एक्सचेंज करेगा, तो वो पूरी तरह से वॉइड होगा, कोई मतलब नहीं है डिफैक्टो गार्जियन का। तो यहाँ पर सेक्शन 11 इस बात को बिल्कुल खारिज कर देता है कि भैया जो डिफैक्टो गार्जियन है वो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी संव्यवहार नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको बिल्कुल कोई हक नहीं है ऐसा करने का, वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। यहाँ पर एक केस भी है माधो गौड़ा वर्सेस अंके गौड़ा, ये आपका डिफैक्टो गार्जियन से ही रिलेटेड है। और इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई भी विक्रय, मतलब मान लीजिए अगर कोई भी सेल करता है नाबालिग की प्रॉपर्टी को कोई भी डिफैक्टो गार्जियन, तो वो पूरी तरीके से सेक्शन 11 के विरुद्ध होगा और वो जो है वो बिल्कुल इनवैलिड होगा। जो उसने सेल किया है ना प्रॉपर्टी को वो बिल्कुल इनवैलिड होगा वो सेल, और पूरी तरीके से बिल्कुल सेक्शन 11 के अगेंस्ट होगा।
अब यहाँ पे आपका एक सेक्शन बच जाता है सेक्शन 12। सारे सेक्शन हमने जो भी इंपॉर्टेंट थे इस एक्ट के पूरे कवर करिए। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 ये कहता है कि जहाँ किसी नाबालिग का किसी अविभाजित कुटुंब में, मतलब अनडिवाइडेड फैमिली में अगर मान लो कोई हिस्सा है ना, अगर कोई हिस्सा है नाबालिग का, तो वो प्रॉपर्टी कुटुंब के जो मतलब जो फैमिली है उसके जो भी मेजर पर्सन होगा उस फैमिली का, सबसे जो बड़ा होगा, अगर उसके प्रबंध में है, मतलब उसके कंट्रोल में है, तो वहाँ उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के बारे में नाबालिग के लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। बस सेक्शन 12 आपको इतना ही बता रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनडिवाइडेड इंटरेस्ट की एक तो इसमें बात हो रही है। चलो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में माइनर का कुछ हक तो होता ही है, तो ऐसे केस में उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट या उस हक के लिए अलग से कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा, और फैमिली का जो अडल्ट मेंबर है, जो सबसे बड़ा मेंबर है, जिसके प्रबंध में वो सारी की सारी प्रॉपर्टी है, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उस हक के लिए कोई अलग से संरक्षक नाबालिग के लिए नहीं रखा जाएगा। सिर्फ इतना कहा गया है सेक्शन 12 में। तो इस तरीके से जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस थे, वो आज आपके इस एक्ट के ख़त्म हो जाते हैं। 1 से लेके 13 तक के सेक्शन इसमें दिए गए हैं, और मेन जो आपका स्टार्ट होता है वो सेक्शन 4 से ही स्टार्ट होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने संरक्षकता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से मतलब मैंने कराने की आपको कोशिश की है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको दूसरे अदर एक्ट भी पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर और दूसरे एक्ट भी पढ़ सकते हैं, चाहे फैमिली लॉ हो, मतलब मुस्लिम लॉ हो, मुस्लिम लॉ तो करा ही दिया है, या टॉर्ट हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, IPC हो, जो भी एक्ट अभी तक हमने कराए हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।